नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती। हमारा जो आज का विषय है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल और रियासतों के एकीकरण पर आधारित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, जिनका समय 1875 से 1950 ईस्वी तक का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में वोरसद गांव में हुआ था। सरदार पटेल ने अपनी शिक्षा समाप्त करके दाहोद नगर में वकालत भी प्रारंभ की और इसके बाद वे अहमदाबाद चले गए और वहीं अपनी वकालत में खूब सफलता उन्होंने प्राप्त की। अहमदाबाद में वे गांधी जी के विचारों और उद्देश्यों को समझकर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बड़े उत्साह से आगे आए। उन्होंने प्रारंभ में कृषकों और श्रमिकों के लिए कार्य भी किए और सन 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में श्रमिक हड़ताल में गांधी जी के सहायक के रूप में कार्य किया और सन 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह का पथ प्रदर्शन किया। सन 1928 में पटेल ने बारदोली में कृषकों का आंदोलन अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध सफलतापूर्वक संचालित किया। इससे गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तब से ये सरदार पटेल कहे जाने लगे। अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों के कारण सरदार पटेल सन 1929-30 में बंदी बना करके कारावास में भेज दिए गए। उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और सन 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और अगले 3 वर्षों में वे इसी प्रकार निर्वाचित होकर कांग्रेस के पद पर रहे। इस अवधि में वे सन 1932 से 34 तक कारावास में ही थे। जब कांग्रेस के निर्वाचन में भाग लेकर केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में अपने सदस्य भेजे, तब सन 1935 से 1940 तक सरदार पटेल कांग्रेस की पार्लियामेंट्री में सब कमेटी के सभापति रहे। सन 1940 में जब गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, तब सरदार पटेल ने भी इसमें भाग लिया और इस प्रकार व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण वे अंग्रेज सरकार के द्वारा बंदी बना लिए गए, पर रोकरस होने के कारण बाद में वे मुक्त भी कर दिए हैं। तब गांधी जी ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। तब पटेल ने भी इसमें भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके कारण अंग्रेज सरकार ने उनको बंदी बना लिया और महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में कारावास में 3 वर्ष तक रखा गया उनको। इसी बीच अंग्रेज शासन काल में केंद्र में अंतरिम सरकार बनाई गई और इसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनी। तब नेहरू ने सरदार पटेल को भी अपनी मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर दिया और उनको गृह विभाग भी प्रदान किया गया। इस समय गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने कानून, शांति और व्यवस्था को सफलतापूर्वक बनाए रखा, जबकि मुस्लिम लीग अपनी सांप्रदायिक नीति से इसे सतत छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न करती रही। भारत के स्वाधीन हो जाने के बाद सरदार पटेल नेहरू मंत्रिमंडल में प्रथम को प्रधानमंत्री बने। भारतीय इतिहास में सरदार पटेल की सबसे बड़ी देन है ब्रिटिश काल की भारतीय रियासतों का एकीकरण। इसीलिए इनको भारत का विस्मार्क के नाम से भी जानती है। इसके बाद हम देखेंगे देशी रियासतों का पुनर्गठन और भारतीय संघ में विलय। देशी रियासतों के स्वतंत्र होने से भारत के विघटन का खतरा, इस पर हम बात करेंगे। सन 1947 के पूर्व भारत में लगभग 600 देशी रियासतें की। माउंटबेटन योजना में यह स्पष्ट किया गया कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के समाप्त होने और भारत के स्वतंत्र होने पर देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो जाएगी। उन्हें भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने की छूट दी गई। यदि ये रियासतें पूर्ण स्वतंत्र बनने का प्रयास करती तो देश विघटित हो जाता, उसकी अखंडता और एकता नष्ट हो जाती। देश को इस खतरे और विघटन से सरदार पटेल ने ही बचाया था। इसके बाद हम देखेंगे देशी रियासतों का एकीकरण और भारत संघ में विलय। 15 अगस्त 1947 के पूर्व एक अस्थायी और अंतरिम सरकार गठित की जा चुकी थी। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के 27 जून 1947 को भारतीय रियासतों की समस्या सुलझाने के लिए तत्कालीन अस्थायी सरकार के अधीन एक राज्य विभाग स्टेट डिपार्टमेंट गठित किया गया
और सरदार पटेल इसके प्रमुख बनाए गए। उन्होंने 5 जुलाई 1947 को एक वक्तव्य दिया जिसमें भारतीय नरेशों से अपील की गई थी कि वे बाह्य नीति, यातायात एवं सुरक्षा संबंधी विषयों को भारतीय सरकार को सौंप दें। शेष विषयों में और आंतरिक प्रशासन में वे स्वतंत्र रहेंगे। ऐसा ना होने पर देश में अराजकता और विघटन हो जाएगा। कुछ बड़े महत्वशाली भारतीय नरेशों से सरदार पटेल स्वयं मिले और उन्हें भारत संघ में विलय होने की उन्होंने प्रेरणा भी दी। इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त देशी रियासतों के प्रजा के आंदोलन और प्रबल जनमत के कारण इन देशी नरेशों को भारत के साथ एकीकरण करना पड़ा। सरदार पटेल ने अपनी नीति से, प्रेरणा और खुशामद से और कभी आतंक और धमकी से भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे विलय की प्रक्रिया पर। 4 विभिन्न सोपानों में भारतीय रियासतों को विलीन किया गया था। पहला, जो बड़े भारतीय राज्य एक दूसरे के समीप थे उनको परस्पर मिलाकर भारत सरकार के अधीन प्रशासन का एक संघ बनाया गया, जैसे सौराष्ट्र संघ, मध्य भारत संघ, कोचीन ट्रावणकोर संघ, पटियाला पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ, राजस्थान संघ इत्यादि। ऐसे प्रत्येक संघ के लिए उसमें विलय होने वाले राज्यों में से सबसे बड़े राज्य के नरेश को राज प्रमुख और उससे छोटे नरेश को उप राज प्रमुख बनाया गया। वे भारत सरकार के प्रांतीय राज्यपाल के समान थे। दूसरा, कुछ छोटे राज्य या रियासतें पड़ोस के बड़े प्रांत में सम्मिलित कर लिए गए थे, जैसे गुजरात के राज्य, बंबई प्रांत में उड़ीसा की रियासतें उड़ीसा प्रांत में विलय कर दी गई। तीसरा, कुछ अत्यंत छोटे छोटे राज्यों को अथवा उनके संघों को ब्रिटिश शासन काल के चीफ कमिश्नर प्रांतों की भांति केंद्रीय सरकार के अधीन रखा गया, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, विंध्य प्रदेश, भोपाल आदि। चौथा, बड़े बड़े भारतीय राज्यों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया और उनके नरेशों को राज प्रमुख के रूप में स्वीकार किया गया, जैसे मैसूर, हैदराबाद और कश्मीर। इसके बाद हम बात करेंगे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। भारत की एक बड़ी रियासत मैसूर तो शीघ्र ही भारत संघ में सम्मिलित हो गई थी, परंतु सौराष्ट्र के जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ने समस्या उत्पन्न कर दी थी। जूनागढ़ का शासक मुस्लिम नवाब था, जबकि बहुसंख्यक जो जनता थी, प्रजा थी, वह हिंदू थी। इस नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी। इसका वहां की जनता ने विरोध भी किया और जब जूनागढ़ रियासत के लोगों ने भारत में विलय के लिए अपने मत दिए, तब यह राज्य सौराष्ट्र संघ में विलय कर लिया गया। इसी प्रकार हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम ने भारत में सम्मिलित होने की अपेक्षा स्वतंत्र रहना चाहा। वहां भी बहुसंख्यक प्रजा अगर हम देखें तो वह हिंदू थी। निजाम ने भारत से युद्ध करने की सैनिक तैयारियां भी कर ली और उसे पाकिस्तान से प्रोत्साहन भी मिल रहा था, पर सरदार पटेल ने पुलिस कार्यवाही के रूप में हैदराबाद राज्य पर सेना से आक्रमण कर उसे आतंकित कर दिया। 3 दिन में ही निजाम ने अपने घुटने टेक लिए और 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद को भी भारतीय संघ में विलीन कर लिया गया। जम्मू व कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए वहां के हिंदू शासक राजा हरि सिंह पर दबाव डाला गया और पाकिस्तान की सेनाओं ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इस पर हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता मांगी। भारत ने इस शर्त पर यह सहायता दी कि वह कश्मीर को भारतीय संघ में विलय कर दे। इस प्रकार लिखित में विलय पत्र प्राप्त होने पर भारतीय सेनाएं कश्मीर पहुंची और पाकिस्तानी सेनाओं को परास्त कर कश्मीर से खदेड़ दिया गया। कश्मीर पर हुए आक्रमण में कश्मीर की जो भूमि पाकिस्तान के अधीन रह गई, वह आज भी पाकिस्तान के पास है। धीरे धीरे भारतीय राज्यों के इन विभिन्न संघों की सीमाओं में आवश्यक परिवर्तन करके इनको पार्श्ववर्ती प्रांतों में विलय कर दिया गया और बड़े संघों का एक प्रांत भी बना दिया गया, जैसे राजस्थान का राज्य, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि। देश की इन विभिन्न रियासतों के एकीकरण और विलय का यह जटिल और समस्याग्रस्त कार्य भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने 3 वर्ष में बड़ी सूझबूझ, दूरदर्शिता और राजनीतिक कुशलता व दक्षता से पूरा किया। यह कार्य अधिकांश रूप से अहिंसक ढंग से संपन्न किया गया। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से
आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से कैसे रियासतों का एकीकरण हुआ, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।